एक बात फिर डेवलपमेंट के नाम पर होने को है एनवायरनमेंट की कुर्बानी। इन केस यू मिस्ड आउट, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली रिक्वेस्टेड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सक्लूड 15% ऑफ द एरिया प्रपोज्ड एज इको सेंसिटिव एरिया इन द वेस्टर्न घाट्स। किस लिए? गेस करो। यस, फॉर माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। पैसा। इस इको सेंसिटिव एरिया से 15% एरिया हटाने का सजेशन आया महाराष्ट्र स्टेट इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से, जिसने सेंटर के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया कि कुछ 17 गांव माइनिंग और महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एरिया में पड़ते हैं, तो इनको यहाँ माइनिंग और इंडस्ट्रीज लगाने की छूट दे दी जाए। ये जो गांव इको सेंसिटिव एरिया से हटाने की बात हो रही है ना, ये दोदामर्ग सावंतवाड़ी फॉरेस्ट का हिस्सा है, विच इज एन इंपॉर्टेंट एलिफेंट एंड टाइगर कॉरिडोर अलोंग द महाराष्ट्र गोवा बॉर्डर। इसमें एलिफेंट्स और टाइगर्स के अलावा लेपर्ड्स, स्लॉथ बियर्स, माइग्रेटरी बर्ड्स और महाराष्ट्र का अपना स्टेट एनिमल द इंडियन जायंट स्क्विरल, ये सब पाए जाते हैं। और अब ये गांव माइनिंग प्रोजेक्ट्स के लिए खोल दिए जाएंगे। आपको मतलब पता है इको सेंसिटिव एरिया का? इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा घोषित वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स और प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जिन्हें उनके फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स की वजह से ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है। इकोसिस्टम्स दैट इफ डिस्टर्ब्ड कैन हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज इन द लॉन्ग टर्म। डिक्लेयरिंग एन ईएसए इंपोजेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन सेटिंग अप प्रोजेक्ट्स सच एज माइनिंग, क्वारिंग, थर्मल पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड कंस्ट्रक्शन इन द एरिया। और ये रिस्ट्रिक्शन ऐसे ही नहीं लग जाते। बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स स्टडी करते हैं कि इन सब एक्टिविटीज का इन सेंसिटिव इकोसिस्टम्स पर क्या नेगेटिव इंपैक्ट होगा, उसके बाद डिसीजन लिए जाते हैं। बट we don't care. You know about the Gadgil report, right? मार्च 2010 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया गडगिल कमीशन, एन एक्सपर्ट पैनल हेडेड बाय इकोलॉजिस्ट डॉक्टर माधव गडगिल टू फाइंड अ स्ट्रेटजी फॉर कंजर्विंग वेस्टर्न घाट्स। 2011 में प्रेजेंट की अपनी रिपोर्ट में इस पैनल ने स्ट्रांगली रिकमेंड किया दैट 64% ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एरिया, अराउंड 77,000 स्क्वायर किलोमीटर, शुड बी डिक्लेयर्ड अ हाईएस्ट प्रायोरिटी इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया. This area included 10 out of the 11 pockets which witnessed major landslides and where 91 quarries operated. The Gadgil committee report asked to ban these from mining and quarrying. What do you think happened? गडगिल रिपोर्ट को क्रिटिसाइज किया गया दैट इट इज बायस्ड अगेंस्ट डेवलपमेंट, कि भैया ज्यादा ही एनवायरमेंट फ्रेंडली रिपोर्ट बना दी तुमने। फिर उसकी जगह गवर्नमेंट ने 2013 में दूसरी कमेटी बैठाई, कस्तूरी रंगन कमेटी, जिसने ऑफ कोर्स गडगिल कमेटी से कम एरिया को रिकमेंड किया टू बी मेड अ जोन ऑफ प्रोटेक्शन। दिस कमेटी सजेस्टेड दैट 37% ऑफ वेस्टर्न घाट्स, दैट इज अराउंड 60,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, should be declared as ESA. गडगिल कमेटी ने जितना एरिया रिकमेंड किया था उससे करीब 17,000 स्क्वायर किलोमीटर कम, और अब महाराष्ट्र के अंदर जो इको सेंसिटिव जोन है उसमें से 15% एरिया और हटाने की बात हो रही है। बट व्हाट इज दिस वेस्टर्न घाट्स एंड व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट इट? द वेस्टर्न घाट्स इज दिस ब्यूटीफुल मैजेस्टिक माउंटेन रेंज दैट रन्स फॉर 1600 किलोमीटर्स इन पैरेलल विद इंडियाज वेस्ट कोस्ट। ये 6 स्टेट्स के 44 डिस्ट्रिक्ट और 142 तालुकाओं में फैला हुआ है। ये 6 स्टेट्स हैं गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, गोवा और केरला। इट हैज 13 नेशनल पार्क्स and several wildlife sanctuaries that are home to about 4,000 species of flowering plants, 645 species of evergreen trees, about 120 species of mammals, 500 species of bird, and many reptiles, butterflies, and fishes. इंडिया के टोटल लैंड एरिया का छोटा सा हिस्सा है, लेकिन देश के 30% प्लांट्स, फिश, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल स्पीशीज यहाँ पे पाए जाते हैं। Did you know due to its unique species and habitat, UNESCO has recognized it as one of the 8 most important biodiversity hotspots in the world. But not just flora and fauna. The Western Ghats also acts as a huge water tank जो कि नदियों के जरिए इन 6 स्टेट्स में पानी पहुंचाता है। About 24.5 crore people living in the peninsular Indian states get most of their water supply from rivers originating from these Western Ghats. इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, Western Ghats provide food security to peninsular India by providing rainfall, just like the Himalayas do for North India. According to a recent study, peninsular India की 1/4 rainfall Western Ghats vegetation की वजह से आती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है इन एरियाज के लिए that constantly struggle for water for agriculture as well as domestic and industrial use. The study also shows that deforestation of Western Ghats would mean reduction in rainfall, which would lead to warming of peninsular India, which according to scientists is already happening. पिछले 17 सालों में 20,000 हेक्टेयर के जंगल काटे जा चुके हैं for mining, quarrying and other land use, and that is already having an obvious impact with severe drought and dry rivers in summer and unprecedented rains in monsoon seasons. A study by researchers at the Indian Institute of Science found that there was a direct relationship between deforestation in the Western Ghats and the massive floods that came in Kerala. Dr. Madhav Gadgil himself said about the worst floods that Kerala witnessed in decades that the scale of disaster would have been smaller had the state government and local authorities followed environmental laws. Improper carbon absorption is one of the major reasons for these floods. इतने सारे पेड़ कटना मतलब इंक्रीज ऑफ कार्बन एमिशंस, द मेजर कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। जिन 6 स्टेट्स में वेस्टर्न घाट्स फैला हुआ है उनका 11% कार्बन एमिशन एब्जॉर्ब करता है, व्हिच अकाउंट्स टू अराउंड 123 करोड़ टन्स ऑफ कार्बन। इन स्टेट्स में करीब 4 करोड़ टन कार्बन एमिशंस हर साल बढ़ रही हैं और हम इस कार्बन को एब्जॉर्ब करने वाले जंगल कम करते जा रहे हैं। स्मार्ट नो,
बाय द वे, इंडिया ने जो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में 2030 तक अपनी कार्बन एमिशंस 33 से 35% कम करने की कमिटमेंट करी थी, उसके लिए भी ये वेस्टर्न घाट्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। बट आई डाउट एनीवन इज सीरियस अबाउट दैट। चलिए, अब तक हम सबको ये तो पता चल ही गया है आई गेस कि इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज के साथ छेड़छाड़ इज लीडिंग टू क्लाइमेट चेंज, व्हिच इन टर्न इज गोइंग टू हॉन्ट ऑल ऑफ अस इन द लॉन्ग टर्म। बट यू नो, ये जो कोरोना वायरस इस समय पूरी दुनिया को अपने घुटनों पर लिया है। अ स्टडी फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी published in April said that the destruction of forests around the world into fragmented patches and destroying these habitats has created the perfect conditions for coronavirus to emerge. And because of this may be just the beginning of mass pandemics. The study says that we are using up a lot of land for our cities, our mines, our farms, and while doing that we are destroying wildlife habitat, making them smaller and smaller. That is increasing the likelihood that viruses and other pathogens will jump from wild animals to humans. इस सब के बावजूद jungles are being cut everywhere around the country. अभी मार्च में कर्नाटका स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड अप्रूव्ड 165 किलोमीटर रेलवे लाइन थ्रू वेस्टर्न घाट्स, जिसको बनाने के लिए करीब 2.5 लाख पेड़ काटे जाने हैं। नॉट जस्ट द वेस्टर्न घाट्स, अभी 7 अप्रैल को मिनिस्ट्री फॉर फॉरेस्ट, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ग्रांटेड परमिशन फॉर कोल माइनिंग इनसाइड देहिंग पटकाई रेन फॉरेस्ट इन असम, पार्ट ऑफ विच इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी while the other part is an elephant reserve. अरुणाचल की दिबांग वैली में भी करीब 2.5 लाख पेड़ काटने की बात हो रही है फॉर अ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट इज येट टू बी अप्रूव्ड बाय द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। हम पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस बिगाड़ रहे हैं इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। एक्सपर्ट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड आर वार्निंग अस अबाउट द डायर कॉन्सिक्वेंसेस दीज एक्शंस माइट लीड टू। गडगिल कमेटी को ही देख लो। It consisted of some eminent ecologists, but we just didn't listen to them in the name of development. I know it is a never-ending debate between environment and economy, but अब तो repercussions literally आंखों के सामने हैं। सब कुछ होता नजर आ ही रहा है। Honestly, I am fed up with these people sitting on top, not understanding even now कि environment की मार के खुद की ही मरेगी। And for what? Just to fill the pockets of a small number of people while so many others will suffer? A lot of people are protesting from homes during this lockdown as well, signing petitions asking governments to go back on their decisions. What are your views on this? Should we just let it happen? If not, then what can be done? Tell me in the comments below and make people around you aware about the importance of these ecologically sensitive areas by sharing this video with as many people as possible.